गौर से देखिए इन तस्वीरों को, अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन यह सच है। ये वही हीरो नंबर 1 है जिसकी एक झलक पाने के लिए कभी पूरा बॉलीवुड लाइनों में खड़ा रहता था। ये वही राजा बाबू है जिसके स्टारडम की आंधी में अमिताभ बच्चन और तीनों खान्स भी तिनके की तरह उड़ गए थे। लेकिन आज वक्त का पहिया देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक छोटा सा स्कूल, बारिश से भीगा हुआ मामूली स्टेज और वहां नाचते हमारे सुपरस्टार गोविंदा। इस मंजर को देखकर किसी ने मजाक उड़ाया तो किसी का कलेजा मुंह को आ गया। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर अपने ही हाथों अपनी सल्तनत को आग लगाने की कहानी? चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े पतन का पोस्टमार्टम। आज की जेन जी और मल्टीप्लेक्स वाली जनरेशन को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन 90 का दशक न तो शाहरुख खान के रोमांस का था और न ही सलमान खान की बॉडी का। वो दौर एक तरफा तौर पर विरार के छोकरे यानी हमारे गोविंदा का था। उस समय पीवीआर और आईमैक्स की ठंडी हवा नहीं होती थी, बल्कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों में पसीने की गर्मी और गोविंदा के नाम की सीटियों का शोर होता था। हालत यह थी कि जब स्क्रीन पर गोविंदा का चेहरा आता तो लोग डायलॉग सुनने के बजाय स्क्रीन पर सिक्के फेंकना शुरू कर देते थे। उस दौर में अगर किसी फिल्म के पोस्टर पर गोविंदा की फोटो छप गई तो समझ लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा वसूल है। उन्हें स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी, उनका होना ही फिल्म की सक्सेस गारंटी था। इस स्टारडम का सबसे बड़ा सबूत मिला साल 1998 में। तारीख गवाह है, जब फिल्म रिलीज हुई बड़े मियां छोटे मियां, ये कोई आम फिल्म नहीं थी। इसमें एक तरफ थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जिनकी वापसी हो रही थी और दूसरी तरफ थे गोविंदा। लोगों को लगा था कि बच्चन साहब के सामने गोविंदा दब जाएंगे, लेकिन जब फिल्म खत्म हुई तो क्रिटिक्स और पब्लिक की जुबान पर एक ही बात थी, अरे भाई गोविंदा तो बच्चन साहब को भी खा गया। ये वो दौर था जब गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग के आगे बड़े बड़े मेथड एक्टर्स पानी भरते थे। कहा जाता है कि उस फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन ने खुद स्वीकार किया था कि गोविंदा के साथ डांस स्टेप मिलाना या उनके सामने कॉमेडी करना लोहे के चने चबाने जैसा है। 1998 की दिवाली पर बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है रिलीज हुई थी, जिसने मल्टीप्लेक्स जीते, लेकिन मास ऑडियंस के दिलों पर राज सिर्फ छोटे मियां का था। इस सफलता के पीछे एक और जादू था और वो था डेविड धवन और गोविंदा की जोड़ी। बॉलीवुड के इतिहास में सलीम जावेद के बाद अगर किसी जोड़ी ने टहलका मचाया तो वो यही थी। इन दोनों ने मिलकर एक दो नहीं बल्कि 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, ये लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोग बताते हैं कि डेविड धवन सेट पर गोविंदा को स्क्रिप्ट देते ही नहीं थे। वो सिर्फ सिचुएशन बताते थे और कहते थे चीची, गोविंदा का निकनेम, तू देख ले। और कैमरा रोल होते ही गोविंदा जो करते थे वो किसी राइटर की कलम से नहीं बल्कि उनकी अपनी जीनियस उपज होती थी। लोग कहते थे कि गोविंदा की आंखें भी एक्टिंग करती हैं। उनके डांस में वो तकनीक नहीं थी जो आज ऋतिक रोशन में है, लेकिन उनके चेहरे पर जो आनंद होता था वो उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन डांसर बनाता था। उस वक्त गोविंदा का नशा प्रोड्यूसर्स के सिर पर इस कदर चढ़ा हुआ था कि उनके घर के बाहर निर्माताओं की लाइन लगी रहती थी। और यहीं से एक ऐसा किस्सा जुड़ा है जो गिनीज बुक में दर्ज होने लायक है। अखबारों में हमने पढ़ा कि गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। मेरे पास 70 पिक्चर। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने खुद कबूला था कि उन्होंने एक साथ 75 फिल्में साइन कर ली थीं। जी हाँ, 75 फिल्में। वो दिन रात बिना सोए एक सेट से दूसरे सेट पर भागते रहते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि इंडस्ट्री के भीष्म पितामह दिलीप कुमार साहब को बीच में आना पड़ा। उन्होंने गोविंदा को अपने पास बुलाया और समझाया, छीछी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम खुद को खत्म कर लोगे, पैसे के पीछे इतना मत भागो। दिलीप साहब के कहने पर गोविंदा ने 25 से 30 फिल्में छोड़ दी, लेकिन फिर भी उनके पास काम का अंबार लगा रहा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सफलता एक नशा है और हर नशे का एक साइड इफेक्ट होता है। गोविंदा को लगने लगा था कि यह वक्त कभी बदलेगा ही नहीं। वो सेट पर लेट आने लगे और उन्हें लगा कि प्रोड्यूसर्स उनका इंतजार करेंगे क्योंकि वो हीरो नंबर 1 है। यही वो वहम था जिसने बॉलीवुड के इस चमकते सूरज को ग्रहण लगाने की शुरुआत कर दी। यहीं से शुरू हुआ पतन का पहला अध्याय। वो आदतें जिन्होंने करियर को दीमक की तरह खा लिया। इंडस्ट्री में गोविंदा की लेट लतीफी के किस्से किसी दंत कथा से कम नहीं थे। बॉलीवुड में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि अगर गोविंदा की शिफ्ट सुबह 9 बजे की है तो कैमरा शाम के 4 बजे रोल होगा। सोचिए, एक प्रोड्यूसर जिसने लाखों रुपए लगाकर सेट लगाया है, सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट धूप में खड़े हैं, कैमरामैन और लाइटमैन तैयार हैं, लेकिन हीरो साहब नदारद हैं। 90 के दशक में जब तक उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही थीं, तब तक तो प्रोड्यूसर्स ने उनके ये नखरे मजबूरी में उठाए। वो सेट पर 6 से 6 घंटे इंतजार करते, लेकिन जुबान नहीं खोलते थे। लेकिन गोविंदा की गलती यह नहीं थी कि वो लेट आते थे, उनकी असली गलती उनका रवैया था। वो घंटों देरी से आने के बावजूद कभी माफी नहीं मांगते थे। उन्हें लगता था कि उनका सेट पर आना ही किसी एहसान से कम नहीं है। इस एटीट्यूड का सबसे बेहतरीन और हैरान कर देने वाला उदाहरण मशहूर एड गुरु प्रहलाद कक्कड़ ने दिया था। उन्होंने एक बार बताया था कि विदेशी लोकेशन पर एक शूटिंग के दौरान गोविंदा 1 या 2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 2 दिन लेट पहुंचे। पूरी यूनिट होटल में बैठी रही, लाखों का नुकसान हुआ।
और जब गोविंदा आए तो उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे 1-2 दिन में क्या फर्क पड़ता है। उस दौर में यह अंदाज शायद स्वैग लगता हो, लेकिन गोविंदा यह नहीं देख पाए कि कैलेंडर बदल रहा था। जैसे ही साल 2000 का दौर शुरू हुआ, बॉलीवुड बदल गया। इंडस्ट्री अब परिवार से निकलकर कॉर्पोरेट बन रही थी। अब फिल्म बनाने के लिए इमोशन से ज्यादा कॉल शीट और बजट मायने रखने लगे थे। स्टूडियोज हॉलीवुड की तर्ज पर काम करने लगे थे, जहां टाइम इज मनी का नियम चलता था। विदेशी लोकेशंस पर जहां हर मिनट का भुगतान डॉलर और पाउंड में होता था, वहां गोविंदा की यह आदत प्रोड्यूसर्स के लिए जहर बन गई। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो शॉट दिए बिना ही सेट छोड़कर चले गए क्योंकि उनका मूड नहीं था। धीरे धीरे इंडस्ट्री में यह बात फैल गई कि गोविंदा टैलेंटेड तो बहुत है, लेकिन उसके साथ काम करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जो डायरेक्टर्स कभी उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे, अब वे उनका फोन उठाने से भी कतराने लगे। गोविंदा को लगा कि यह उनका बुरा वक्त है, लेकिन असल में यह वो बीज थे जो उन्होंने अपनी लापरवाही से खुद बोए थे। और जब डायरेक्टर्स ने मुंह मोड़ना शुरू किया तो गोविंदा को संभालने के लिए न कोई दोस्त बचा था और न कोई मेंटर, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्तों को भी उसी लापरवाही से ट्रीट किया था। और यही हमें ले चलता है उस अध्याय की ओर, जब अपने ही हो गए पराए। दोस्तों, कहते हैं ना कि दुनिया के ठुकराने से उतना दर्द नहीं होता जितना अपनों के बेगाने हो जाने से होता है। गोविंदा के पतन का यह अध्याय सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने उन दोस्तों से जंग छेड़ी जो उनके करियर की रीढ़ की हड्डी थे। सबसे बड़ा झटका और बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्रेकअप स्टोरी थी गोविंदा और डेविड धवन की दोस्ती का अंत। ये कोई आम डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी नहीं थी। इन दोनों ने मिलकर 17 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं। लोग कहते थे कि डेविड का दिमाग और गोविंदा का डांस, ये कॉम्बिनेशन बॉक्स ऑफिस पर बारूद है। लेकिन वक्त बदला और डेविड धवन ने वक्त की नब्ज को पहचान लिया। गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक बहुत ही कड़वे सच का खुलासा किया था। तो डेविड ने शायद बोला होगा कि देखो अमित जी करते हैं, सेकंड लीड अक्षय करता है, सब करते हैं ना ऐसा। उन्होंने बताया कि डेविड धवन चाहते थे कि गोविंदा अब लीड हीरो का मोह छोड़ें और अमिताभ बच्चन या संजय दत्त की तरह सपोर्टिंग या कैरेक्टर रोल्स करना शुरू करें। डेविड का इरादा शायद अपने दोस्त का करियर बचाने का था, लेकिन गोविंदा को यह सलाह नागवार गुजरी। उनके अंदर का हीरो नंबर 1 यह स्वीकार ही नहीं कर पाया कि उसे अब साइड रोल करना पड़ेगा। उनका ईगो आड़े आ गया और जिस दोस्त ने उन्हें स्टार बनाया था, उन्होंने उसी से बात करना हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद एंट्री हुई बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की। जब गोविंदा का करियर लगभग खत्म हो चुका था, कोई उन्हें काम नहीं दे रहा था, तब सलमान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फिल्म पार्टनर बनाई। फिल्म सुपरहिट रही और लगा कि गोविंदा की गाड़ी फिर चल पड़ी है। लेकिन यहाँ एक बार फिर उम्मीदों का बोझ रिश्ते को ले डूबा। इंडस्ट्री में यह बात आग की तरह फैली कि गोविंदा चाहते थे कि सलमान उनकी बेटी टीना आहूजा को अपनी फिल्म दबंग से लॉन्च करें। गोविंदा को लगा कि उन्होंने पार्टनर करके सलमान की मदद की है तो सलमान भी बदले में उनकी मदद करेंगे। लेकिन सलमान ने अपनी दोस्त की बेटी के बजाय शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को चुन लिया। इस बात को गोविंदा ने दिल पर ले लिया। उन्होंने पब्लिकली यह कह दिया कि रिश्ते में उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, वरना वो बोझ बन जाती हैं। और इस तरह एक और पावरफुल दोस्त उनकी लिस्ट से कट गया। लेकिन दोस्तों, अपमान की इंतहा और करियर का सबसे शर्मनाक पल आना अभी बाकी था। यह वाकया हुआ फिल्म जग्गा जासूस के दौरान। नए जमाने के डायरेक्टर अनुराग बसु और सुपरस्टार रणबीर कपूर ने गोविंदा को एक अहम रोल के लिए कास्ट किया। गोविंदा ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ी। वो बीमार होने के बावजूद सेट पर गए, साउथ अफ्रीका की कड़ी धूप में शूटिंग की और अपना बेस्ट दिया। उन्हें लगा कि यह फिल्म उनकी वापसी का टिकट होगी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। एडिटिंग टेबल पर गोविंदा का पूरा रोल काट दिया गया। फिल्म रिलीज हुई और दर्शक ढूंढते रह गए कि गोविंदा कहाँ हैं। उन्हें 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया। बाद में अनुराग बसु ने माफी मांगी कि कहानी बदल गई थी, इसलिए रोल काटना पड़ा। लेकिन यह सिर्फ एडिटिंग का फैसला नहीं था, यह इस बात का क्रूर सबूत था कि अब बॉलीवुड में गोविंदा की वो हैसियत नहीं बची थी कि उनके लिए फिल्म की कहानी या लंबाई बदली जाए। जो इंसान कभी फिल्मों का पोस्टर बॉय था, आज उसे फिल्म के क्रेडिट्स से भी बाहर कर दिया गया था। और यहीं से शुरू हुआ वो दौर जहां गोविंदा ने हकीकत को स्वीकारने के बजाय खुद को एक काल्पनिक दुनिया में कैद कर लिया। जब इंसान हकीकत की जमीन खो देता है तो वह ख्यालों के आसमान में महल बनाने लगता है। गोविंदा के साथ भी ठीक यही हुआ। जब बॉलीवुड ने उन्हें काम देना बंद कर दिया तो उन्होंने खुद को एक ऐसी दुनिया में कैद कर लिया जहां वह आज भी बादशाह थे। इस भ्रम का सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब उन्होंने अवतार फिल्म को लेकर ऐसा दावा किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक मशहूर टीवी शो आपकी अदालत में गोविंदा ने पूरी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ कहा कि हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म अवतार में लीड रोल ऑफर किया था। मैं कहा यह नहीं होगा, यह संभव ही नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। गोविंदा का कहना था कि कैमरून चाहते थे कि वो उस नीले एलियन वाले किरदार को निभाएं। गोविंदा ने दावा किया कि उन्होंने इस रोल को 2 वजहों से ठुकरा दिया। पहली वजह, उन्हें 410 दिनों तक लगातार शूटिंग करनी थी जो उन्हें मंजूर नहीं था। और दूसरी वजह, उन्हें अपने पूरे शरीर पर नीला पेंट लगवाना पसंद नहीं था।
अवतार टाइटल मैं नहीं दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा किया कि फिल्म का टाइटल अवतार भी उन्होंने ही जेम्स कैमरून को सुझाया था। जब यह इंटरव्यू वायरल हुआ तो इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों को समझ नहीं आया कि वे इस पर हंसें या रोएं। यह बयान हजम करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि जेम्स कैमरून अपनी फिल्मों की कास्टिंग पर सालों रिसर्च करते हैं और 2009 की उस फिल्म के लिए एक बॉलीवुड एक्टर को, जो उस वक्त अपने करियर के बुरे दौर में था, लीड रोल ऑफर होना तकनीकी रूप से असंभव लगता था। यह आत्मविश्वास नहीं था, यह हकीकत से पूरी तरह कट जाना था। सिर्फ अवतार ही नहीं, गोविंदा ने अपनी रिजेक्ट की हुई फिल्मों की एक लंबी लिस्ट गिनानी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि सनी देओल की ऐतिहासिक हिट गदर, एक प्रेम कथा में तारा सिंह का रोल पहले उन्हें मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उसमें गालियां बहुत थीं। उन्होंने यह भी कहा कि संजय लीला भंसाली की देवदास में चुन्नी लाल का रोल, जो जैकी श्रॉफ ने किया, उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो साइड रोल नहीं करना चाहते थे। ये दावे सच थे या झूठ, ये तो वही जाने, लेकिन इन बयानों ने इंडस्ट्री में उनकी छवि एक ऐसे इंसान की बना दी जो अपनी गलतियों को मानने के बजाय क्या हो सकता था कि दुनिया में जी रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा गहरा और थोड़ा डरावना है। जब सफलता दूर जाने लगी तो गोविंदा का झुकाव अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की ओर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा उनके सेट्स से जुड़ी अजीबोगरीब खबरें भी बाहर आने लगीं। इंडस्ट्री के लोग दबी जुबान में बताते थे कि गोविंदा राहु काल और ग्रह नक्षत्रों से इतना डरते थे कि कई बार अच्छी खासी शूटिंग रुकवा देते थे। कभी वो सेट पर किसी खास दिशा में बैठने से मना कर देते तो कभी शॉट देने से पहले घंटों पूजा करते। जब प्रोड्यूसर करोड़ों रुपए लगाकर हर मिनट का हिसाब रख रहा हो, वहां एक्टर का यह कहना कि अभी मुहूर्त ठीक नहीं है, मैं शॉट नहीं दूंगा, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आत्मघाती था। आज के मॉडर्न डायरेक्टर्स जो लॉजिक और स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, उन्हें ऐसे एक्टर के साथ काम करना रिस्की लगने लगा जो स्क्रिप्ट से ज्यादा पंडित जी की बातों पर भरोसा करता हो। और इस तरह अंधविश्वास और अहंकार के इस कॉकटेल ने गोविंदा को उस आधुनिक सिनेमा से कोसों दूर कर दिया जो तेजी से बदल रहा था। वापसी की नाकाम कोशिशें और आज का सच। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए तो गोविंदा ने ठान लिया कि वो खुद अपनी फिल्में बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हीरो नंबर 1 अभी जिंदा है। उन्होंने आ गया हीरो 2017 और रंगीला राजा 2019 जैसी फिल्मों से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, नतीजा क्या हुआ? तबाही। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कब आईं और कब उतर गईं, दर्शकों को पता भी नहीं चला। इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा जैसे गोविंदा अभी भी 1995 में जी रहे हैं, जबकि कैलेंडर 2019-20 का हो चुका था। वही पुराने घिसे पिटे डबल मीनिंग डायलॉग्स, वही ओवर एक्टिंग और वही जबरदस्ती का हीरो बनने की जिद। यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझ में आता है गोविंदा और उनके साथ के एक्टर्स में। जरा अनिल कपूर को देखिए, उन्होंने अपनी उम्र को अपनाया, डैड या विलेन के रोल किए और आज भी एनिमल या नाइट मैनेजर जैसी बड़ी हिट्स का हिस्सा है। अक्षय कुमार को देखिए, उन्होंने वक्त के साथ एक्शन और देशभक्ति वाली फिल्में चुनी, लेकिन गोविंदा इसी जिद पर अड़े रहे कि मैं हीरो था और मैं हीरो ही रहूंगा। उन्होंने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया और इसी जिद का नतीजा है कि आज बॉलीवुड का यह सबसे टैलेंटेड एक्टर फिल्मों में नहीं बल्कि रियलिटी शोज में बतौर स्पेशल गेस्ट नजर आता है। कभी डांस दीवाने तो कभी सुपर डांसर। वो आते हैं, अपने पुराने गानों पर नाचते हैं, कंटेस्टेंट्स उनकी तारीफ करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ये देखना एक फैन के लिए बहुत दुखद है कि जिस इंसान को बड़े पर्दे पर होना चाहिए था, वो आज सिर्फ टीआरपी बढ़ाने का एक जरिया बनकर रह गया है। और इसीलिए जब आज हम उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक छोटे से स्कूल के एनुअल फंक्शन में देखते हैं तो दिल भर आता है। सोचिए, ये वही गोविंदा हैं जिनके लिए कभी मुंबई के स्टूडियोज में ऐसी वैनिटी वैन खड़ी रहती थी जिनके एक ठुमके पर स्टेडियम गूंज उठते थे। आज वो एक स्थानीय विधायक और स्कूल के बच्चों का मनोरंजन करने के लिए उस छोटे से मंच पर, उस गीले फर्श पर नाचने को मजबूर हैं। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गोविंदा का जलवा आज भी कायम है, लेकिन सच कहूं दोस्तों, ये जलवा नहीं, ये वक्त की बेबसी है। इस वीडियो को देखकर हंसी नहीं आती बल्कि दिल दुखता है। ये एक कलाकार की मजबूरी नहीं बल्कि उस निष्ठुर समय की मार है जो यह नहीं देखता कि आप कल क्या थे, वो बस यह दिखाता है कि आज हकीकत क्या है। तो दोस्तों, गोविंदा की यह अर्श से फर्श तक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि टैलेंट आपको कामयाबी के दरवाजे तक तो ले जा सकता है, लेकिन उस दरवाजे के अंदर बने रहने के लिए आपको अनुशासन और व्यवहार की जरूरत होती है। गोविंदा के पास वो सब कुछ था जो एक महानायक बनने के लिए चाहिए। कमाल का डांस, बेजोड़ कॉमेडी और जनता का अंधा प्यार। टैलेंट के मामले में आज भी शायद ही कोई उनके आसपास भटक सके, लेकिन वो भूल गए कि सिनेमा मैं से नहीं, हम से चलता है। समय की कद्र न करना, रिश्तों को ईगो की भेंट चढ़ा देना और हकीकत से मुंह मोड़ लेना, यही वो 3 गलतियां थीं जिन्होंने हीरो नंबर 1 के ताज को छीन लिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम आज भी यही उम्मीद करते हैं कि गोविंदा अपनी जिद छोड़ेंगे, अपनी उम्र और वक्त को स्वीकार करेंगे और एक धमाकेदार कमबैक करेंगे, शायद एक विलेन के रूप में या एक दमदार कैरेक्टर एक्टर के रूप में, क्योंकि विरार का यह छोकरा हार मानने वालों में से नहीं है। दोस्तों,
यह था हमारा एक छोटा सा विश्लेषण विरार के छोकरे यानी गोविंदा की जिंदगी पर। यह कहानी सिर्फ एक स्टार के गिरने की नहीं थी, बल्कि यह हम सबके लिए एक सीख थी कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो बादशाह हो या फकीर। जाने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। सोचिए, अगर गोविंदा अपनी जिद छोड़कर आज के दौर में वापसी करते हैं तो आप उन्हें किस रोल में देखना पसंद करेंगे? क्या अमिताभ बच्चन की तरह एक गंभीर और दमदार किरदार में, या फिर परेश रावल की तरह कॉमेडी करते हुए, या आपको लगता है कि बॉलीवुड की गुटबाजी ने वाकई एक हीरे को मिट्टी में मिला दिया? अपनी राय और गोविंदा की अपनी फेवरेट फिल्म का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसे रिसर्च बेस्ड और डिटेल्ड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और वक्त लगता है। अगर इस वीडियो ने आपको 90 के दशक की याद दिला दी हो या कुछ नया सिखाया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत फर्क पड़ता है। इस सच्चाई को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज भी गोविंदा के फैन हैं। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही और अनकही कहानियों और काले सच को जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी बजाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।